राम राम सभी को। आज हम राजस्थान अध्ययन का 11वां चैप्टर देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण राजवंश को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। राजस्थान में परमार वंश। परमार वंश का शाब्दिक अर्थ शत्रुओं को मारने वाला पर प्लस मार होता है। उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से हुई मानी जाती है। वशिष्ठ ने अपनी गाय नंदिनी को राक्षसों से बचाने के लिए 4 योद्धाओं प्रत्यार परमार चालुक्य सोलंकी चालुक्यों को ही सोलंकी कहते हैं और चौहान को उत्पन्न किया था। अन्य स्रोत उदयपुर प्रशस्ति पिंगल सूत्रवर्ती और तेजपाल अभिलेख में परमारों को ब्रह्म क्षत्रिय कुलीन बताया गया है, जबकि पद्मगुप्त रचित नव सांक चरित में भी उनकी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। राजस्थान में परमारों की प्रमुख शाखाएं। राजस्थान में परमारों का शासन मुख्य रूप से आबू, वांगड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर और किराड़ू बाड़मेर क्षेत्रों में रहा। इसके अलावा मालवा के परमारों का भी राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में गहरा प्रभाव रहा। राजस्थान में परमारों की प्रमुख शाखाएं आबू के परमार, मालवा के परमार, वांगड़ के परमार, किराड़ू के परमार, जालोर के परमार। क आबू के परमार। आबू के परमारों की राजधानी चंद्रावती थी। इनके संस्थापक धूमराज माने जाते हैं। हालांकि वंशावली की शुरुआत उत्पल राज्य से मानी जाती है। धरणी वराहा धूमराज के बाद धरणी वराहा शासक बने। उन्होंने अपने राज्य को 9 भागों में बांटा था, जिसके कारण उनका राज्य 9 कोटि मारवाड़ कहलाया। 977 ईस्वी के हस्तिकुंडी अभिलेख के अनुसार चालुक्य राजा मूलराज प्रथम के आक्रमण के समय धरणीवरा ने राष्ट्रकूट राजा धवल की शरण ली थी, किंतु बाद में उन्होंने पुनः आबू पर अधिकार कर लिया। धुंधक ये महिपाल के पुत्र थे। उन्होंने गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे दोनों के बीच संघर्ष हुआ। भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने समझौता करवाया और बाद में भीमदेव ने विमल शाह को आबू का दंडपति प्रशासक नियुक्त किया। 1031 ईस्वी में विमल शाह ने देलवाड़ा आबू में आदिनाथ जैन मंदिर विमल वसई का निर्माण करवाया, जिसे कर्नल टॉड ने ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर इमारत का। धुंधक की विधवा पुत्री लाहिणी देवी ने बसंतगढ़ सिरोही में सूर्य मंदिर और लाहिणी बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया। धारावर्ष 1163 से 1219 ईस्वी तक। धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने लगभग 60 वर्षों तक शासन किया। 1178 ईस्वी के कायंद्रा युद्ध में जब गुजरात की नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी को हराया, तब धारावर्ष ने गुजरात की सेना का नेतृत्व किया था। वह अपनी असाधारण वीरता के लिए प्रसिद्ध था और कहा जाता है कि एक ही बाण से 3 भैंसों को भेद सकता था। अचलेश्वर मंदिर के पास मंदाकिनी कुंड पर उनकी धनुष बाण वाली मूर्ति बनी हुई है। उसने पृथ्वीराज चौहान के आबू आक्रमण को भी विफल किया। नेक्स्ट, प्रहलादन देव। धारावर्ष का छोटा भाई प्रहलादन देव था, जिसने पार्थ पराक्रम वया योग नामक नाटक की रचना की और पालनपुर नगर बसाया। नेक्स्ट, सोम सिंह। धारावर्ष का पुत्र सोम सिंह शासक बना, जिसके शासनकाल में गुजरात के सोलंकी राजा के मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल ने देलवाड़ा में नेमिनाथ जैन मंदिर लूण वसाई का निर्माण करवाया। इसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है और इसके वास्तुकार शोभन देव थे। नेक्स्ट, विक्रम सिंह। सोम सिंह के बाद विक्रम सिंह शासक बने। उन्होंने रावल या महारावल की उपाधि धारण की। अंततः 1311 ईस्वी के आसपास जालोर के चौहान शासक राव लुम्बा ने चंद्रावती पर अधिकार कर लिया
और आबू के परमार वंश का अंत हो गया। इसके बाद वहाँ चौहान देवड़ा वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट ख मालवा के परमार। यद्यपि परमारों का मुख्य क्षेत्र मालवा वर्तमान मध्य प्रदेश था, लेकिन उनका राजस्थान के चित्तौड़, वांगड़, कोटा और झालावाड़ क्षेत्रों पर गहरा राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव रहा। परमार शासकों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, जिसे बाद में धारा नगरी धार स्थानांतरित किया गया। मुंज वाकपति राजदित्य। मालवा के प्रमुख परमार शासकों में मुंज वाकपति राजदित्य का विशेष स्थान है। उन्हें श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष जैसी प्रतिष्ठित उपाधियां प्राप्त थी। उनके शासनकाल में मेवाड़ के शासक शक्ति सिंह के समय आहड़ नगर को नष्ट किया गया और चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार स्थापित किया गया। मुंज के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान पद्मगुप्त, जिन्होंने नव सांकचरित की रचना की, तथा धनंजय जो 10 रूप के लेखक थे, निवास करते थे। इससे मालवा परमारों की विद्यानुरागी परंपरा नष्ट होती है। नेक्स्ट भोज परमार 1010 से 1055 ईस्वी। मुंज के बाद भोज परमार मालवा के सबसे विद्वान और प्रतापी शासक बने। उन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त थी। भोज परमार ने अनेक महत्वपूर्ण साहित्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें सरस्वती, कंठभरण, समरांगण, सूत्रधार, वास्तुशास्त्र, श्रृंगार मंजरी, राज मृंगाक और आयुर्वेद सर्वस्व प्रमुख है। उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, जिससे यह मंदिर मोकल जी का मंदिर या समिदेश्वर मंदिर कहलाने लगा। इसके अतिरिक्त भोज परमार ने बांसवाड़ा, वांगड़ क्षेत्र के समीप भी अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। भोज परमार ने अपनी राजधानी धार में प्रसिद्ध संस्कृत पाठशाला, जिसे भोजशाला कहा जाता है, की स्थापना की। यह संस्था उस समय शिक्षा, साहित्य और संस्कृति का प्रमुख केंद्र थी। नेक्स्ट वांगड़ के परमार। वांगड़ क्षेत्र, जिसमें वर्तमान डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल है, प्राचीन काल में व्याघ्र घाट या वांगड़ के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में परमारों की एक स्वतंत्र शाखा का शासन रहा। उनकी राजधानी अर्थोणा थी, जिसे प्राचीन ग्रंथों में उथणुक कहा गया है। वांगड़ के परमारों के संस्थापक डंबर सिंह थे, जो मालवा के शासक कृष्णराज उपेंद्र के पुत्र थे। उनके शासन से इस क्षेत्र में परमार सत्ता की स्थापना हुई। वांगड़ के प्रमुख शासकों में चामुंडे राज का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 1079 ईस्वी में अर्थुणा में प्रसिद्ध मंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद मंडलिक नामक शासक ने पाणाहेड़ा में भी मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिससे इस क्षेत्र में शिव भक्ति और मंदिर स्थापत्य को बढ़ावा मिला। विजयराज को इस शाखा का संभवतः अंतिम शासक माना जाता है। लगभग 1179 ईस्वी में मेवाड़ के गोयल शासक सामंत सिंह ने वांगड़ पर अधिकार कर लिया और वहां गोयल वंश की स्थापना कर दी। इसके साथ ही वांगड़ में परमारों का शासन समाप्त हो गया। नेक्स्ट किराड़ू के परमार। किराड़ू के परमारों का शासन वर्तमान बाड़मेर जिले के किराड़ू क्षेत्र में रहा। इस शाखा के प्रमुख शासक सोमेश्वर थे। किराड़ू अपने भव्य और उत्कृष्ट मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर को उसकी कलात्मक भव्यता के कारण राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यह मंदिर गुजर प्रत्यार और परमार स्थापत्य शैली का मिश्रण है, जिसे सोलंकी या मारूक गुजर शैली भी कहा जाता है। 1161 ईस्वी में परमार शासक सोमेश्वर ने जैसलमेर के तनोट और जोधपुर के कुछ किलों पर अधिकार कर अपनी सैन्य शक्ति का परिचय दिया। नेक्स्ट जालौर के परमार। जालौर में परमारों की एक स्वतंत्र शाखा का शासन रहा, जिसके संस्थापक वाकपति राज माने जाते हैं। 1081 ईस्वी के एक शिलालेख से जालौर के परमार शासकों की वंशावली प्राप्त होती है, जिसमें वाकपति राज, चंदन, देवराज, अपराजित, विजल, धारावर्ष और विसल के नाम मिलते हैं। यह शाखा अधिक समय तक सत्ता में नहीं रह सकी। नाडोल शाखा के चौहान शासक कीर्तिपाल ने
जालोर के परमारों को पराजित कर वहां चौहान वंश की स्थापना कर दी। इसके साथ ही जालोर में परमार शासन का अंत हो गया। नेक्स्ट, परमार संस्कृति एवं प्रशासन। परमार शासक मुख्य रूप से शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु उन्होंने जैन धर्म को भी पूरा संरक्षण प्रदान किया। देलवाड़ा आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिर परमार शासकों की धार्मिक सहिष्णुता के महत्वपूर्ण प्रमाण है। उनके शासनकाल में मरु गुज्जर या सोलंकी स्थापत्य शैली का विकास हुआ, जो मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली थी। इस शैली में निर्मित मंदिरों में देलवाड़ा के विमल वसई और लूण वसई जैन मंदिर, चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण समिदेश्वर मंदिर, अड़थोड़ा बांसवाड़ा का मंडलेश्वर मंदिर, किराड़ू बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर तथा बसंतगढ़ सिरोही का सूर्य मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों की कलात्मक नक्काशी, संतुलित संरचना और धार्मिक महत्व परमार काल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का भाटी राजवंश जैसलमेर। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी यादव मानता है और अपना वंश संबंध श्री भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है। उत्तर पश्चिम भारत की सीमाओं की रक्षा करने के कारण भाटी शासकों को उत्तर भड़कीवाड़ अर्थात उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा गया। इस वंश की कुलदेवी स्वांगिया माता थी, जिन्हें सुगाली माता और आवरी माता के नाम से भी पूजा जाता है। भाटी राजवंश का प्रारंभिक इतिहास पंजाब तथा उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ माना जाता है। भाटी वंश के आदि पुरुष भट्टी माने जाते हैं, जिन्होंने 285 ईस्वी में भटनेर नगर की स्थापना की और इस राजवंश की नींव रखी। भटनेर पर आक्रमण होने के बाद मंगल राव ने तनोट को अपनी नई राजधानी बनाया। उसके बाद देवराज भाटी ने लोधरवा के पंवार शासकों को पराजित कर लोधरवा को राजधानी बनाया और रावल की उपाधि धारण की। 12वीं शताब्दी में रावल जैसल ने लोधरवा के स्थान पर त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया। यह दुर्ग सुनारगढ़ और स्वर्णगिरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। भाटी वंश का व्यवस्थित इतिहास विजयराज के शासनकाल से प्राप्त होता है। उन्हें चुंडाला की उपाधि प्राप्त थी। उनके पुत्र भोज ने गौरी शासकों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की, जिससे भाटियों की वीर परंपरा को बल मिला। नेक्स्ट, जैसलमेर दुर्ग के ढाई साके। जैसलमेर का दुर्ग, जिसे सोनार किला भी कहा जाता है, इतिहास में अपने ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। साका दो परंपराओं से मिलकर बनता है। पहली जौहर, जिसमें स्त्रियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में कूदकर प्राण त्याग देती हैं, और दूसरी केसरिया, जिसमें पुरुष केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रु से अंतिम युद्ध करते थे। चित्तौड़ के ढाई साके। प्रथम साका। पहला साका लगभग 1294 से 1316 ईस्वी के बीच हुआ। उस समय जैसलमेर के शासक रावल मूलराज थे। हालांकि कुछ स्रोत रावल जैत सिंह का भी उल्लेख करते हैं। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। इस संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब भाटी राजपूतों ने खिलजी की शाही संपत्ति और कारवों को लूट लिया। खिलजी की सेना ने जैसलमेर का लगभग 8 वर्षों तक घेरा डाले रखा। जब किले में खाद्य सामग्री समाप्त हो गई तब भाटी राजपूतों ने साका करने का निर्णय लिया। हजारों स्त्रियों ने जोहर किया और रावल मूलराज तथा कुंवर रतन सिंह के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया धारण कर अंतिम युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। द्वितीय साका। दूसरा साका 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उस समय जैसलमेर के शासक रावल दूधा थे और उनके भाई त्रिलोकसी भी उसके साथ थे। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। इस युद्ध का कारण यह था कि भाटी योद्धाओं ने अजमेर के पास तुगलक सेना के शिविर और घोड़ों पर आक्रमण कर दिया था, जिससे दोनों पक्षों के संबंध बिगड़ गए। तुगलक की सेना के आक्रमण के समय जैसलमेर में पूर्ण साका हुआ। रानियों और अन्य स्त्रियों ने जोहर किया तथा रावल दूधा, त्रिलोकसी और उनके सैनिकों ने केसरिया धारण कर वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए अपने प्राण त्याग दिए।
तीसरा अर्ध साका। तीसरा साका 1550 ईस्वी में हुआ और इसे अर्ध साका कहा जाता है। उस समय जैसलमेर के शासक रावल लूणकरण थे। एक अफगान सरदार अमीर अली ने जैसलमेर में शरण ली थी, लेकिन उसने विश्वासघात किया। उसने रावल लूणकरण से यह कहकर अनुमति ली कि वह अपनी पत्नियों को रानी से मिलने भेजना चाहता है, परंतु पालकियों में स्त्रियों के स्थान पर हथियारबंद सैनिक भेज दिए। यह आक्रमण अचानक हुआ, जिससे पारंपरिक जौहर की तैयारी का समय नहीं मिला। स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए रावल लूणकरण और सामंतों को अपनी ही पत्नियों और पुत्रियों को तलवार से मारना पड़ा, जिसे कभी कभी कुलनाश भी कहा जाता है। इसके बाद पुरुषों ने केसरिया धारण कर युद्ध किया। इस बार भाटी राजपूत विजयी रहे और अमीर अली मारा गया। चूंकि केसरिया तो हुआ, लेकिन जौहर पारंपरिक अग्नि प्रथा के अनुसार नहीं हो सका और साथ ही भाटी विजयी भी रहे, इसलिए इस घटना को अर्ध साका कहा जाता है। भाटी राजवंश और मुगल संबंध। मुगल काल में जैसलमेर और मुगलों के संबंधों की शुरुआत रावल हरे राय के समय हुई। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में रावल हरे राय उपस्थित हुए और उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की। उन्होंने अपनी पुत्री चंपा कंवर, जिसको नाथी बाई का विवाह अकबर से किया। कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ भी लिखा। उसके बाद रावल भीम सिंह शासक बने। उनके संबंध जहांगीर से अच्छे थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सलीम जहांगीर से किया। यह राजकुमारी मल्लिका ए जहाँ कहलाई। जहांगीर ने भीम सिंह को मनसब प्रदान किया। 1651 ईस्वी में रावल सबल सिंह को शाहजहाँ के सहयोग से गद्दी मिली। उन्होंने मुगलों के लिए कई अभियानों में भाग लिया, जिसमें पेशावर अभियान प्रमुख था। शाहजहाँ ने उन्हें राजा की उपाधि दी। अमर सिंह 1661 से 1702 ईस्वी के समय मुगलों से संबंध सामान्य रहे, यद्यपि उनका बीकानेर के राजा अनूप सिंह से संघर्ष हुआ। फिर भी औरंगजेब के काल में जैसलमेर में राजनीतिक स्थिरता बनी रही। 18वीं शताब्दी में अक्के सिंह ने अक्केशाही सिक्के चलाए और कर व्यवस्था को नियमित किया। 1818 ईस्वी में मूलराज द्वितीय ने मराठों और पिंडारियों से सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। भाटी वंश के अंतिम शासक जवाहर सिंह थे। उनके शासनकाल में स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया। सागरमल गोपा की जैसलमेर का गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। तनोट माता मंदिर को सैनिकों की देवी तथा और थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। रणजीत सिंह के शासनकाल में जैसलमेर की नक्काशीदार हवेलियाँ और स्थापत्य कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। नेक्स्ट, राजस्थान का झाला राजवंश। झालावाड़ को राजस्थान के मानचित्र पर सबसे नवीन देशी राज्य के रूप में जाना जाता है। इसका उदय अन्य प्राचीन राजपूत रियासतों की तरह वंश परंपरा से नहीं, बल्कि ब्रिटिश काल की प्रशासनिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण हुआ। 1838 ईस्वी में यह राज्य कोटा रियासत से अलग होकर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अस्तित्व में आया। यह ब्रिटिश शासन की शक्ति संतुलन नीति और आंतरिक प्रशासनिक समस्याओं का परिणाम था। जालम सिंह झाला और दोहरी सत्ता की व्यवस्था। झालावाड़ राज्य की स्थापना का श्रेय वास्तविक रूप से जालिम सिंह झाला को जाता है। वे कोटा राज्य के अत्यंत प्रभावशाली दीवान प्रधानमंत्री थे। अपनी दूरदर्शिता, कूटनीति और प्रशासनिक दक्षता के कारण उन्होंने लंबे समय तक कोटा के महाराव को केवल नाम मात्र का शासक बनाए रखा और स्वयं वास्तविक सत्ता का संचालन किया। 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और कोटा राज्य के बीच हुई संधि में यह विशेष प्रावधान जोड़ा गया कि कोटा की राजगद्दी महाराव के वंशजों के पास रहेगी, लेकिन दीवान का पद जालिम सिंह के वंश में वंशानुगत रहेगा। इस व्यवस्था से कोटा में दोहरी सत्ता की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें महाराव नाम के और झाला दीवान काम के शासक बन गए। झालावाड़ राज्य का निर्माण। जालिम सिंह की मृत्यु के बाद उनके पौत्र मदन सिंह दीवान बने। दूसरी ओर कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय अपनी वास्तविक सत्ता पुनः प्राप्त करना चाहते थे। इससे दोनों के बीच लगातार संघर्ष होने लगा।
जिससे कोटा राज्य का प्रशासन बाधित हो गया। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश राजनीतिक एजेंटों ने 1838 ईस्वी में कोटा राज्य का भौगोलिक विभाजन कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप झालावाड़ नामक एक नया स्वतंत्र देशी राज्य बना। मदन सिंह झाला को इस नए राज्य का पहला स्वतंत्र शासक बनाया गया और उन्हें महाराज राणा की उपाधि दी गई। ये उपाधि झालावाड़ की स्वतंत्र पहचान का प्रतीक थी। झालावाड़ की पारंपरिक राजधानी जलारा पाटन थी। इस नगर की स्थापना जालिम सिंह झाला ने 1796 ईस्वी में एक नियोजित व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में की थी। बाद में प्रशासनिक और सैन्य सुविधा के कारण झालावाड़ नगर को मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाया गया। नेक्स्ट, प्रमुख शासक और उनका योगदान। महाराज राणा मदन सिंह। महाराज राणा मदन सिंह 1838 से 1845 ईस्वी तक वे झालावाड़ के प्रथम शासक थे। उन्होंने नए राज्य की प्रशासनिक नींव रखी और उनकी संप्रभुता को मजबूत किया। महाराज राणा पृथ्वी सिंह 1848 महाराज राणा पृथ्वी सिंह 1845 से 1875 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में 1857 का महान विद्रोह हुआ। पृथ्वी सिंह ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया और विद्रोहियों से भाग रहे यूरोपीय परिवारों को शरण दी। इसके बदले उन्हें अंग्रेजों का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, महाराजा राणा भवानी सिंह 1899 से 1929 ईस्वी। इन्हें झालावाड़ का सबसे प्रगतिशील शासक माना जाता है। उन्होंने शिक्षा, कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 ईस्वी में उन्होंने भवानी नाट्यशाला का निर्माण करवाया, जो पारसी रंगमंच शैली पर आधारित हैं और अपने भूमिगत मंच व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत। झालावाड़ की सांस्कृतिक पहचान विशेष रूप से जलारा पाटन से जुड़ी है, जिससे इसके अनेक मंदिरों के कारण घाटियों का नगर कहा जाता है। सूर्य मंदिर। जलारा पाटन में स्थित यह मंदिर अपनी प्राचीनता और सुंदर स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। गढ़ पैलेस। झालावाड़ किला यह झाला शासकों का मुख्य निवास था। यहाँ की भित्ति चित्रकला, विशेष रूप से जनना खास की सजावट अत्यंत कलात्मक मानी जाती है। भवानी नाट्यशाला इसकी भूमिगत मंच व्यवस्था और रथ घोड़ा प्रवेश प्रणाली से भारत में अद्वितीय बनाती है। यह तत्कालीन शासकों की कला और यूरोपीय रंगमंच के प्रति रुचि को दर्शाते हैं। धार्मिक और प्रशासनिक परंपरा। झाला शासक भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे और विशेष रूप से द्वारकाधीश के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। ब्रिटिश संरक्षण में स्थापित होने के कारण झालावाड़ एक संगठित और स्थिर रियासत के रूप में विकसित हुआ। इसने हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह राज्य वंश परंपरा के बजाय प्रशासनिक आवश्यकता से उत्पन्न होने वाला एक अनूठा उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं सोलंकी, जिसको चालुक्य भी कहते हैं, राजवंश। सोलंकी चालुक्य राजवंश गुजरात। सोलंकी राजवंश, जिसे गुजरात का चालुक्य राजवंश भी कहा जाता है, ने लगभग 940 ईस्वी से 1244 ईस्वी तक गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों पर शासन किया। इस वंश की राजधानी अहिलवाड़, आधुनिक पाटन थी। सोलंकी शासक राजपूत परंपरा से संबंधित थे और गुजरात के मध्यकालीन इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। उत्पत्ति। लोक परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज रासो में सोलंकी राजवंश को अग्निकुल से उत्पन्न माना है, जहाँ माउंट आबू पर वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुल से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। हालांकि सोलंकी शासकों के अभिलेखों में इस कथा का उल्लेख नहीं मिलता। ऐतिहासिक दृष्टि से इस वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने लगभग 940 ईस्वी में चामुंडा वंश के अंतिम शासक को पराजित कर की। नेक्स्ट, प्रमुख शासक और उपलब्धियां। मूलराज प्रथम 940 से 995 ईस्वी। मूलराज प्रथम सोलंकी वंश के संस्थापक थे। उन्होंने अहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। वे शैव धर्म के अनुयायी थे, किंतु जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। उनके काल में जैन मंदिर मूल वसतिका का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, भीम प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी। भीम प्रथम
भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय भीम प्रथम कच्छ के कंठकोट में शरण लेने को विवश हुए। स्थापत्य की दृष्टि से उनका काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उनके समय मोढेरा का सूर्य मंदिर निर्मित हुआ। उनके सामंत विमल शाह ने माउंट आबू में प्रसिद्ध विमल वसई दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया। उनकी पत्नी रानी उदयमती ने पाटन में विश्व प्रसिद्ध रानी की वाव का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, कर्ण 1064 से 1092 ईस्वी। कर्ण भीम प्रथम के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने भीम सरदार आशा को पराजित कर कर्णावती नगर की स्थापना की, जिसे आधुनिक अहमदाबाद के निकट माना जाता है। उन्होंने मयनल्ला देवी से विवाह किया। मयनल्ला देवी। जयसिंह सिद्धराज 1092 से 1142 ईस्वी तक है। जयसिंह सिद्धराज सोलंकी वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। मालवा पर विजय के बाद उन्होंने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। वे महान जैन विद्वान हेमचंद्र के संरक्षक थे। उन्होंने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। राजस्थान से उनके संबंध महत्वपूर्ण थे। उन्होंने शाकंभरी के चौहान शासक अर्णोराज को पराजित किया, किंतु बाद में अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर राजनीतिक संधि कर ली। कुमारपाल 1142 से 1171 ईस्वी। कुमारपाल जैन धर्म के महान संरक्षक थे। आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव में आकर उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। उनके शासनकाल में अहिंसा के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया गया और पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पत्थर से पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट, भीमद्वितीय 1178 से 1240 ईस्वी। भीमद्वितीय के समय गुजरात को एक बड़े बाहरी आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु भीमद्वितीय अपनी माता नायिका देवी के संरक्षण में ने आबू पर्वत के पास कायदरा के युद्ध में गोरी को पराजित किया। यह भारत में मोहम्मद गोरी की पहली बड़ी पराजय मानी जाती है। भीमद्वितीय के बाद सोलंकी साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। लगभग 1244 ईस्वी में सोलंकी सेनापतियों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और वाघेला वंश की स्थापना हुई। अंततः 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय प्राप्त की और स्वतंत्र हिंदू शासन का अंत हो गया। नेक्स्ट, प्रशासन, धर्म और संस्कृति। सोलंकी शासक मुख्य रूप से शैव और वैष्णव थे, लेकिन जैन धर्म को भी व्यापक संरक्षण मिला। कुमारपाल के समय जैन धर्म को राजधर्म जैसा स्थान प्राप्त हुआ। साहित्य के क्षेत्र में हेमचंद्र सूरी इस काल के महान विद्वान थे, जिन्होंने दव्याश्रय काव्य और अनेक व्याकरण ग्रंथों की रचना की। वास्तुकला के क्षेत्र में इस काल में मारू गुजर शैली का विकास हुआ। इस शैली के प्रमुख उदाहरण है सोमनाथ मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर और माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर। नेक्स्ट, राजस्थान का जाट राजवंश भरतपुर। राजस्थान के इतिहास में भरतपुर का जाट राजवंश अपने वीरता, संगठन, समता और मुगल विरोधी संघर्ष के लिए विशेष स्थान रखता है। जाट मूलतः एक कृषक जाति थी, परंतु मुगल शासन की दमनकारी नीतियों के विरोध में उन्होंने स्वयं को एक सशक्त सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया और आगे चलकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मुगलों के विरुद्ध विद्रोह 1669 से 1688 ईस्वी तक। जाट शक्ति का वास्तविक उदय मुगल बादशाह औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, अत्यधिक कर नीति और प्रशासनिक दमन के प्रतिरोध के रूप में हुआ। मथुरा आगरा क्षेत्र के जाट किसानों और पशुपालकों में असंतोष धीरे धीरे संगठित विद्रोह में परिवर्तित हो गया। गोकुल का विद्रोह 1669 ईस्वी। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने मुगल शासन के विरुद्ध पहला बड़ा सशस्त्र विद्रोह किया। इस विद्रोह में जाटों ने मुगल अधिकारियों को खुली चुनौती दी और कर वसूली तथा धार्मिक हस्तक्षेप का विरोध किया। यद्यपि गोकुल को अंततः पराजित कर दिया गया, परंतु इस विद्रोह ने जाटों की सैन्य चेतना और संगठन क्षमता को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया।
गोकुल के बाद जाट संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाया। 1688 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद जाट आंदोलन का नेतृत्व उनके भतीजे चूड़ामन के हाथों में आया। चूड़ामन के नेतृत्व में जाट शक्ति और अधिक संगठित हुई, जिसने आगे चलकर भरतपुर राज्य की नींव रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। प्रमुख शासक और उनका योगदान। राव चूड़ामन 1695 से 1721 ईस्वी। राव चूड़ामन को भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाकर जाट शक्ति को संगठित किया। अपने शासनकाल में उन्होंने मुगलों और राजपूत शासकों दोनों से निरंतर संघर्ष किया और धीरे धीरे भरतपुर को एक सशक्त राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया। अंततः शत्रुओं के दबाव और आंतरिक परिस्थितियों के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट, बदन सिंह 1723 से 1756 ईस्वी। बदन सिंह राव चूड़ामन के भतीजे और उत्तराधिकारी थे। उन्हें भरतपुर राज्य का वास्तविक निर्माता माना जाता है। उन्होंने जाट शक्ति को सुदृढ़ करते हुए अपने राज्य का विस्तार मेवात, आगरा और अलवर तक किया। बदन सिंह ने डींग, कुम्हेर के किलों का निर्माण करवाकर राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया। 1756 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट, महाराजा सूरजमल 1756 से 1763 ईस्वी तक। जाटों का प्लेटो। महाराजा सूरजमल बदन सिंह के पुत्र थे और जाट वंश के सबसे प्रतापी एवं योग्य शासक माने जाते हैं। उनकी दूरदर्शी नीतियों के कारण उन्हें जाट जाति का प्लेटो अफलातून कहा गया। उन्होंने प्रशासन को संगठित किया, नए दुर्गों का निर्माण कराया, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर और राजपूत शासकों के साथ मैत्री व सहयोग की नीति अपनाई। कला साहित्य, कृषि और व्यापार को संरक्षण दिया। 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय भरतपुर का किला अभेद्य सिद्ध हुआ। 1763 ईस्वी में एक युद्ध के दौरान महाराजा सूरजमल की मृत्यु हो गई। महाराजा जवाहर सिंह 1764 से 1768 ईस्वी। महाराजा सूरजमल की मृत्यु के बाद जवाहर सिंह भरतपुर के शासक बने। उन्होंने जाट शक्ति का प्रभाव दिल्ली तक स्थापित किया और लाल किले से अष्ट धातु के दरवाजे उखाड़ कर लाने के कारण प्रसिद्ध हुए। हालांकि उनके शासन के बाद आंतरिक संघर्षों के कारण भरतपुर की जाट शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। स्थापत्य कला और संस्कृति। जाट स्थापत्य कला मजबूत व्यवहारिकता और सादगी के लिए प्रसिद्ध थी। इसमें अलंकरण की अपेक्षा सैन्य उपयोगिता और सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जाट स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसे भारत का एकमात्र अभेद्य किला माना जाता है। इसकी दीवारें पत्थर के स्थान पर मिट्टी से निर्मित थे, जिससे तोप के गोले दीवारों में धंस जाते थे और किले को गंभीर क्षति नहीं पहुंचती थी। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने भी कई प्रयासों के बावजूद इस किले को जीतने में असफल रहकर पीछे हटना पड़ा। डीग के महल जाटों की सांस्कृतिक रुचि और सौंदर्य बोध को दर्शाते हैं। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ निर्मित महल, बगीचे और फंवारे मुगल चारबाग शैली से प्रेरित थे। जल प्रबंधन और स्थापत्य संतुलन के कारण डीग के महल उत्तर भारत की विशिष्ट स्थापत्य धरोहर माने जाते हैं। नेक्स्ट, करौली का जादौन राजवंश। करौली के शासक स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा का वंशज मानते हैं और अपना वंश संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। इस आधार पर वे अपने को चंद्रवंशी यादव घोषित करते हैं। इस वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। विजयपाल ने प्रारंभ में बयाना को अपनी राजधानी बनाया और वहां विजय मंदिर गढ़ का निर्माण करवाया, जिससे इस राज्य की प्रारंभिक राजनीतिक नींव पड़ी। राजवंश के विकास के साथ राजधानी का स्थानांतरण भी हुआ। 1348 ईस्वी में शासक अर्जुन पाल ने कल्याणपुर नामक नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर करौली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1650 ईस्वी में धर्मपाल द्वितीय ने करौली को विधिवत राजधानी घोषित किया। इसके बाद करौली जादौन शासकों की स्थायी राजधानी के रूप में विकसित हुई। प्रमुख शासक और उनका योगदान। गोपाल पाल ने करौली में प्रसिद्ध मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना। कुछ स्रोतों में मंदिर का नाम नकु मोहन मिलता है, जिसे विद्वान सामान्यतः टंकण त्रुटि मानते हैं। फिर महाराजा हरबख्श पाल
महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस संधि के साथ करौली उन प्रारंभिक राजस्थानी रियासतों में शामिल हो गया जिन्होंने ब्रिटिश संरक्षण को मान्यता दी। फिर नरसिंह पाल 1852 से 1854 ईस्वी। 1852 ईस्वी में शासक नरसिंह पाल की निसंतान मृत्यु हो गई। उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनी गोद निषेध नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत करौली को कंपनी राज्य में मिलाने की सिफारिश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लंदन से की। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया और करौली के विलय की अनुमति नहीं दी। यह निर्णय करौली राज्य के अस्तित्व के लिए निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। महाराजा मदन पाल 1854 से 1869 ईस्वी। नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद लगभग 1.5 वर्ष तक उत्तराधिकार पर विचार हुआ। अंततः 1854 ईस्वी में मदन पाल को करौली का शासक नियुक्त किया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान मदन पाल ने अंग्रेजों का साथ दिया और कोटा के महारावल को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने में सहायता की। इसके प्रतिफल स्वरूप अंग्रेजों ने उन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि तथा 17 तोपों की सलामी प्रदान की। नेक्स्ट, सांस्कृतिक धरोहर करौली राज्य। करौली रियासत की सांस्कृतिक पहचान उसके प्रमुख धार्मिक स्थलों और देवताओं से जुड़ी हुई हैं। केला देवी, ये करौली के यदुवंशी शासकों की कुलदेवी हैं। इनका सुप्रसिद्ध मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जहाँ हर साल एक विशाल लक्खी मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का बल्कि लोक संस्कृति और परंपराओं का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मदन मोहन जी, इन्हें करौली के शासकों का आराध्य देव माना जाता था। शासकों और आम जनता की गहरी श्रद्धा के कारण करौली क्षेत्र में वैष्णव संप्रदाय और परंपराओं का विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, बयाना का वारिक वंश। वारिक वंश का शासन क्षेत्र वर्तमान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित बयाना क्षेत्र था। प्राचीन काल में बयाना को बदनक अथवा त्रिभुवन नगरी कहा जाता था। यह क्षेत्र गंभीर नदी के निकट तथा पहाड़ी मार्गों के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। विजयगढ़ अभिलेख। बयाना दुर्ग विजयगढ़ में स्थित विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित भीम की लाट विजयगढ़ स्तंभ को राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। यह वारिक वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है, जिसे भीम की लाट भी कहा जाता है। यह विजय स्तंभ गुप्त काल का माना जाता है। RS 2021 में पूछा गया है। इस अभिलेख की तिथि संवत 428 लगभग 371 से 372 ईस्वी मानी जाती है। यह एक यूप स्तंभ है जिसका निर्माण पुंडरीक यज्ञ के उपरांत किया गया था। अभिलेख संस्कृत भाषा में तथा कुषाण गुप्त संक्रमणकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। शासक एवं वंशावली। विजयगढ़ अभिलेख से वारिक वंश की संक्षिप्त वंशावली प्राप्त होती है। इस वंश का प्राचीनतम ज्ञात पुरुष यशोरात था। उसके पुत्र यशोवर्धन हुए। यशोवर्धन के पुत्र विष्णुवर्धन इस वंश के सबसे प्रतापी एवं प्रसिद्ध शासक थे। विष्णुवर्धन ने महाराज तथा महासेनापति की उपाधियां धारण की थी। वे संभवतः गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समकालीन थे तथा इतिहासकारों के अनुसार गुप्त साम्राज्य के सामंत अथवा सहयोगी शासक रहे होंगे। नेक्स्ट, राजनीतिक स्थिति। अधिकांश इतिहासकार वारिकों को मूलतः मालवा क्षेत्र की वारिक जनजाति से संबंधित मानते हैं, जिन्होंने बयाना में अपनी सत्ता स्थापित की। गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष काल में उन्होंने गुप्त अधिसत्ता स्वीकार की थी। विष्णुवर्धन के शासनकाल को क्षेत्रीय स्थिरता और सैन्य सुदृढ़ता का काल माना जाता है। नेक्स्ट, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्व शब्दावली। लाटा कूटा यानी फसल निर्धारण कर आंकलन की पद्धति। लाटा यानी फसल कटने और खलियान में आने के बाद घासे के ढेर पर किया गया निर्धारण। कुंता खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर किया गया कर निर्धारण। खालसा यानी सीधे शाही नियंत्रण, राजा के अधीन वाली भूमि जहाँ कोई जागीरदार नहीं होता था। फिर सिंगोटी मवेशियों पशुओं सिंगोटी यानी मवेशियों पशुओं के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर। फिर खिचड़ी लाग।
खिचड़ी लाग, यानी जब शाही सेना किसी गांव में पड़ाव कैंप डालती थी तो उनके भोजन पाने के लिए गांव वालों से वसूला जाने वाला कर, फिर है दान या मापा, शहर के दरवाजों पर वसूला जाने वाला सीमा शुल्क, कस्टम्स या बिक्री कर। फिर नेक्स्ट सैन्य शब्दावली मिलिट्री टर्म्स, स्कंदावार यानी सैन्य शिविर या सैनिक छावनी, बलाधीप यानी प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ, फिर तलारा यानी नगर रक्षक या पुलिस प्रमुख जिसे कोतवाल भी कहा जाता है। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर यू ऑल।